और ये बात कल देखने को भी मिली जब प्रयागराज में एक गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उमेश 2005 में हुई बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह थे। कल जब उमेश पाल कोर्ट से लौट रहे थे तो हमलावरों ने उन पर देसी बम फेंका, फिर फायरिंग की। उसमें उमेश पाल और उनके दोनों सुरक्षाकर्मियों को गोली लगी और उमेश पाल की मौत हो गई। दिन दहाड़े इस हत्याकांड से सीएम योगी आदित्यनाथ के दावों पर सवाल उठा, जिसके बाद यूपी पुलिस एक्शन में आ गई। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अतीक अहमद की पत्नी, भाई, बेटे और सहयोगी सब पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने अतीक अहमद के 2 बेटों समेत 7 को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की 8 टीमें इस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई हैं। यूपी में माफिया कितनी बड़ी चुनौती है, इसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में अपराधियों का अचूक प्लान है। जैसे ही उमेश पाल की गाड़ी रुकती है, पीछे से कुछ लोग आते हैं, वो गोली चलाते हैं, बम फेंकते हैं। पहले से वहां पर एक आदमी दुकान पर मौजूद होता है और वो भी फायरिंग शुरू कर देता है। देखिए, हम आपको सीसीटीवी में वो दिखा रहे हैं जो उस वक्त वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था। उसकी तस्वीरें जो आती हैं वो बताती हैं किस तरीके से बेखौफ होकर इन लोगों ने उस वक्त इस हमले को अंजाम दिया। ये बिल्कुल एक वेब सीरीज के एक्शन सीन की तरह है, जिसमें जनता गोली और बम के धमाके से जनता पीछे हट जाती है और अपराधी खुलेआम हत्या करके फरार हो जाता है। इस हत्याकांड के बाद योगी सरकार दावा कर रही है कि एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या इसी तरह से माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे योगी आदित्यनाथ? ये जो जीरो टॉलरेंस कहते हैं, क्या गोली चलना जीरो टॉलरेंस है? बम चलना क्या जीरो टॉलरेंस है? मुख्य गवाह की हत्या हो जाना वो अधिवक्ता है, उसको जीरो टॉलरेंस है क्या? और जो सुरक्षा में लगे थे उनकी भी जान चले जाना, बच सकते थे लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जो इलाज नहीं मिलना, ये है उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस मॉडल। ये है राम राज्य, जहां खुलेआम तमंचे चल रहे हों, बंदूकें चल रही हों, बम चल रहे हों, धुआं उड़ रहा हो और सब रिकॉर्डेड हो और मुख्यमंत्री ज्ञान देंगे विकास का। प्रयागराज की घटना बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है, एसटीएफ को लगाया गया है, इंटेलिजेंस और विजिलेंस दोनों काम कर रहे हैं। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो लोग पर्दे के पीछे हैं उनको भी हम पर्दाफाश करेंगे। तो अब योगी आदित्यनाथ के एक और बयान पर आ जाते हैं। कुछ दिन पहले एक लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने गीत के जरिए कानपुर में मां बेटी के जिंदा जलने की घटना पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि यूपी काबा। जाहिर है ये सवाल योगी आदित्यनाथ को म्यूजिकल बिल्कुल नहीं लगा होगा और उनके मन में ये घूम भी रहा होगा। आज सीएम योगी फुल मूड में थे। विधानसभा में उन्होंने अपराधियों और रामचरितमानस को जलाने वालों के साथ साथ संकेतों में लोक गायिका को भी जवाब दिया। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। कहते काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना, उस नहीं तो हमको है। उससे भी परेशान है। परेशानी तो हर व्यक्ति की समझी जा सकती है। तो योगी आदित्यनाथ के इस जवाब से पहले नेहा राठौर को यूपी पुलिस ने एक नोटिस भेजा था, जिसका जवाब उनसे 3 दिनों के भीतर मांगा गया था। हालांकि कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें नेहा सिंह राठौर एक अस्पताल में थी। उनके जिस ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया था उसमें लिखा था कि स्ट्रेस बढ़ गया है और इस पर हम आपको नजरिया 9 भी बता देते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन योगी आदित्यनाथ का रहा। उन्होंने विपक्ष पर और अपने विरोधियों पर चुन चुनकर हमले किए और माफिया को मिट्टी में मिलाने की प्रतिज्ञा भी कर ली। लेकिन प्रयागराज की तस्वीरें योगी सरकार को जरूर चुभ रही होंगी। अपने राज्य की ऐसी तस्वीरें किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बड़ी चुनौती होती है। योगी के लिए यह चुनौती है माफिया। योगी सरकार की कोशिशों को मिट्टी में मिलाने में जो जुटा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि प्रयागराज में हुए हत्याकांड को लेकर कड़ी कार्रवाई होगी और अपराधियों के दुस्साहस की हवा निकलेगी। सत्ता में अब बात करते हैं रैपिड रेल की, जिसकी पहली झलक सामने आ चुकी है। ये अपने आप में एक शानदार लुक है, तेज रफ्तार है, हाईटेक सुविधा और सुरक्षा को लेकर पूरे देश में अब मशहूर हो चुकी है। रैपिड रेल प्रोजेक्ट दिल्ली से मेरठ तक करीब 82 किलोमीटर का है और फिलहाल इस प्रोजेक्ट का पहला चरण तैयार हो चुका है। अगले कुछ मिनट में रैपिड रेल का सफर आप घर बैठे कर सकेंगे और सत्ता की इस कुंजी में आपको रैपिड फायर जानकारियां भी मिलती रहेंगी।
गाजियाबाद से दुहाई के बीच रैपिड रेल का पहला चरण तैयार है। पहले चरण में 5 स्टेशन भी बनकर तैयार हैं। इनमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन है। इसमें 17 किलोमीटर की यात्रा होगी। पूरा प्रोजेक्ट दिल्ली से मेरठ तक साल 2025 तक तैयार हो सकता है। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के बीच 25 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। रैपिड रेल का ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड ट्रैक है। ये कम समय में गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। दिल्ली से मेरठ तक 82 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। इसको कवर करने में करीब 45 से 50 मिनट का वक्त लगेगा। रफ्तार की बात करें तो रैपिड रेल की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल का डेमो दिया जा चुका है और इस डेमो को TV9 रिपोर्टर्स की टीम ने रिकॉर्ड किया है। पहले 3 मिनट 9 सेकंड की न्यूज रील में रैपिड रेल के रैपिड फायर सफर की एक झलक देखिए। उसके बाद आपको रैपिड फायर अंदाज में इस ट्रेन प्रोजेक्ट की कुछ सीक्रेट जानकारियां भी देंगे। पुरानी ट्रेनों का गया जमाना, अब तो लग्जीरियस और हाई स्पीड ट्रेनों का जमाना है और ये वो रेल है जो हिंदुस्तान में अभी सबसे तेज गति से चलेगी। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक का सफर तय करेगी, लेकिन अभी इसका एक सेक्शन शुरू होने जा रहा है साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक का। तो इसका सबसे जो यूनिक फीचर है वो है यहाँ से इसकी स्पीड तकरीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। पहला कंपार्टमेंट इसका जो होगा वो होगा प्रीमियम कंपार्टमेंट। प्रीमियम कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे तमाम तरह की सुविधाएं होंगी, जिसमें कि रिक्लाइनिंग चेयर होगा। इसके अलावा जहाँ पे आप बैठ रहे हैं वहाँ पे USB पोर्ट होगा, जहाँ से कि अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो LED स्क्रीन लगे होंगे। LED स्क्रीन में तरह तरह की जानकारियाँ आ रही होंगी ट्रेन से संबंधित। यहाँ पे एक फूड कोर्ट होगा, जहाँ पे कि आप अपने सुविधा के हिसाब से चीज़ों को खरीद सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रीमियम लाउंज से। जो नॉर्मल पैसेंजर्स है उसके लिए नॉर्मल क्लास में जो चेयर कैपेसिटी है वो कुछ डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें कि मेट्रो वाली फीलिंग भी आएगी आपको और साथ साथ चेयर कार वाली फीलिंग भी आएगी। पूरी की पूरी ट्रेन AC है, एयर कंडीशनर है ट्रेन। तो मतलब साफ है कि आपको हर वो सुविधा मिलेगी जो अब तक दूसरे ट्रेनों में मिल रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा सुविधा जो है इस ट्रेन में मिलेगी। आइए अब हम तीसरे सेगमेंट पे चलते हैं जो इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है। NCRT ट्रेन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि इसमें मरीजों को भी आसानी से ले जाया जा सके। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये जो पूरी जगह देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेचर रखने के लिए बनाया गया है और इसके साथ साथ आप यहाँ पुश बटन भी है जिससे कि आप ड्राइवर से सीधे बात भी कर सकते हैं। हर स्टेशन के पास कौन सा नज़दीक का अस्पताल है उसकी भी लिस्ट है। मेरठ से एम्स आने में अभी अगर आप आएंगे तो कम से कम 1.5 घंटे का समय लगेगा आपको, लेकिन इस पूरे कॉरिडोर से सिर्फ 45 मिनट में आप मेरठ से एम्स पहुँच सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है महिलाओं के लिए खास करके, एक डिब्बा रिजर्व होगा जैसा कि दिल्ली मेट्रो में होता है। तो तैयार हो जाइए सुहाने सफ़र के लिए, क्योंकि मार्च के महीने में पहला सेक्शन जो साहिबाबाद से लेकर मेरठ तक का, दुहाई तक का सेक्शन है, वो सेक्शन शुरू होने जा रहा है। तो जैसा नाम है वैसा काम है। रफ्तार से लेकर तमाम सुविधाओं तक हर मामले में रैपिड रेल हाईटेक सफर का अनुभव कराएगी। आपको बता दें कि रैपिड रेल में कुल 6 कोच हैं, जिनमें से 5 सामान्य और 1 प्रीमियम क्लास कोच है। एक कोच में 72 आरामदायक सीटें हैं। सामान रखने के लिए अलग रैक दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो एक कोच में 6 CCTV कैमरे रहेंगे। कोच में टॉक बैक की सुविधा होगी, यानी आप बात कर सकते हैं। इमरजेंसी में आप उस टॉक बैक के जरिए ड्राइवर से बात कर पाएंगे। रैपिड रेल में महिलाओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। रैपिड रेल में एक कोच महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा हर कोच में महिला यात्रियों के लिए
4 रिजर्व सीटें भी रहेंगी। रैपिड रेल में मरीजों के लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है। पहली बार ट्रेन में मरीजों के लिए स्ट्रेचर का इंतजाम होगा, मरीजों के लिए व्हील चेयर की भी सुविधा होगी। इतना ही नहीं, हर स्टेशन के नजदीकी हॉस्पिटल के डिटेल्स भी वहां लिखे होंगे। आपको बता दें कि फरवरी में पेश किए गए केंद्रीय बजट में रैपिड रेल के लिए 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि आवंटित की गई है। दरअसल रैपिड रेल प्रोजेक्ट का निर्माण एनसीआरसीटीसी कर रहा है, जिसमें भारत सरकार का योगदान 50% और बाकी का 50% समान अनुपात में हरियाणा, एनसीटी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का रहेगा। रैपिड रेल का मतलब है रफ्तार। अगर आसान भाषा में बात करें तो रैपिड रेल तरक्की का वो ट्रैक है जिस पर विकास की रेलगाड़ी दौड़ेगी। आपको रैपिड रेल की यात्रा की कहानी भी बता देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रैपिड रेल की परिकल्पना आज से करीब 25 साल पहले साल 1998 में की गई थी। भारतीय रेल ने इसे दिल्ली एनसीआर में भविष्य में यातायात के लिए विकल्प के रूप में पहचाना था। प्रारंभिक योजना मौजूदा रेलवे कॉरिडोर के साथ आरआरटीएस बनाने की थी। हालांकि उस वक्त आरआरटीएस परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। साल 2009 में यह रैपिड रेल योजना फिर से आगे बढ़ी जब एनसीआर 2032 वाले विजन पर काम तेज हुआ। तब दिल्ली से मेरठ, रेवाड़ी, पानीपत, रोहतक और पलवल तक तेजी से कनेक्टिविटी के लिए 520 किलोमीटर की लंबाई के साथ 8 आईआरसीटीसी कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव भी दिया गया था। दरअसल जैसा कि पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है, दिल्ली में जगह कम है लेकिन आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। एनसीआर को और भी डेवलप करने का सरकार का प्लान हमेशा से रहा है, लेकिन इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी का होना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर अलग अलग प्रस्ताव आते रहे हैं। इन्हीं योजनाओं का एक हिस्सा है रैपिड रेल कॉरिडोर। अगर प्राथमिकता की बात करें तो दिल्ली मेरठ 82 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जो साल 2025 तक पूरा हो सकता है और शुरू हो सकता है, इसके पहले फेज का ट्रायल हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली गुरुग्राम अलवर प्रोजेक्ट जो 198 किलोमीटर का होगा, इसका भी प्रस्ताव मिला था, लेकिन फिलहाल ये विचाराधीन है। इसके अलावा दिल्ली सोनीपत पानीपत प्रोजेक्ट जो 103 किलोमीटर का है, इसका भी प्रस्ताव था, फिलहाल ये भी विचाराधीन है। साल 2011 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो इन परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिली थी। इसके बाद साल 2013 में आरआरटीएस बनाने को लेकर मंजूरी मिली थी। सरकार ने एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को आरआरटीएस बनाने के लिए एक कंपनी के रूप में शामिल किया था। रैपिड रेल की सबसे बड़ी खासियत है जो अभी बाकी है, क्योंकि सवाल रफ्तार को लेकर है। लिहाजा रैपिड रेल के लिए ट्रैक अत्याधुनिक तकनीक से बनाए गए हैं। ट्रैक बनाने की एक खास तकनीक है जिसकी एक झलक आपको 141 सेकंड की न्यूज रील में दिखाते हैं। यह तेजी से मजबूत ट्रैक बनाने का क्रांतिकारी फॉर्मूला है। देखिए, सबसे पहले ऊपर में आप दिखा रहे हैं एक ढांचा तैयार किया जाता है जो लोहे के छड़ से। उस ढांचे को इस तरह के सिस्टम में लाया जाता है और उसमें फिर जो भी बदरपुर, रोड़ी, मिट्टी और सीमेंट को बना के और फिर उसको ढांचा बनाया जाता है। और जो नया ढांचा तैयार होता है वो ढांचा कुछ इस तरह का होता है। और ये जो पूरा साइट है, ये पूरा कास्टिंग साइट है जहाँ पे कि इस तरह के सेगमेंट तैयार किए जाते हैं। ये इस तरीके की गर्डर कास्टिंग सेगमेंट में मेट्रो में हमारे यहाँ रोज हो रहे हैं काम। 1-2 किलोमीटर के पुल बनाने हैं तो हम फुल स्पैन को कास्ट करते हैं और ला के लगा देते हैं। जो अंदर रीइंफोर्समेंट लगता है उसका केज बनाते हैं, वो केज बाहर बनाते हैं टाइम बचाने के लिए। फिर उसको एक क्रेन 150 टन की उठा के जो आउटर शटर है उसके अंदर रख देती है। फिर कंक्रीट को रोकने के लिए हमको अंदर स्टील चाहिए, तो इनर शटर इट मूव्स इनसाइड, और ये जब मूव करता है तो फोल्डेड कंडीशन में होता है, अंदर जाके ओपन हो जाता है। ओपन होके एक आपको बॉक्स की शेप दे देता है, फिर आप कंक्रीट कर देते हैं। जब कंक्रीट की स्ट्रेंथ 4-5 दिन में आ जाती है तो जो इनर शटर है ये फिर फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होके बाहर निकल जाता है। फिर उस पूरे ये गर्डर का वजन जो है करीब 1000 टन है, उसको ये स्ट्रैडल कैरियर उठाता है, वहाँ से उठा के या तो स्टैकिंग यार्ड में रख देगा, फिर स्टैकिंग यार्ड से ये उसको उठा के अलाइनमेंट के पास ले जाएगा,
वहाँ से फिर उठा के गाइडेड ट्रांसपोर्टर पर रख देगा। गाइडेड ट्रांसपोर्टर उसको लेके मूव करेगा और जो लॉन्चिंग एंट्री है उसको हैंडओवर कर देगा। लॉन्चिंग एंट्री फुल स्पैन को लॉन्च कर देगी। इसमें कितनी समय की बचत होती है? 7 या 8 गुना हम कह सकते हैं कि समय की बचत हो रही है। बचत होती है। तो देश में आज पॉलिटिकल वीकेंड है। आप भले ही आज पार्टी करें, घूमने जाएं, कहीं डिनर करने जाएं, लेकिन हमारे नेता 2024 वाली पार्टी की तैयारियों में जुट गए हैं। आज देश की अलग अलग जगहों से नेताओं के भाषण आए हैं और फूल पर चलकर जनता के पास पहुंचने वाली तस्वीरें भी आई हैं। 2024 की तैयारी के लिए आयोजित एक रैली के लिए तो बिहार के पूर्णिया में छात्रों की परीक्षा ही स्थगित करके तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। सोचिए कि नेताओं की ये रैली कितनी जरूरी होगी कि इसके लिए परीक्षा की तारीख ही बदल दी गई। आज बिहार में महागठबंधन की रैली, गृह मंत्री अमित शाह की रैली और कांग्रेस के अधिवेशन जैसे पॉलिटिकल इवेंट्स छाए रहे। 2 बड़ी राजनीतिक रैली तो बिहार में ही थी। अमित शाह वाल्मीकि नगर में थे तो नीतीश तेजस्वी पूर्णिया में थे। दोनों जगहों का अंतर करीब 500 किलोमीटर का रहा। यहीं से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया। हम आपको हर राजनीतिक इवेंट के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार में महागठबंधन की रैली से। क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि किसी राजनीतिक दल की रैली के लिए परीक्षा रद्द कर दी जाए? अगर नहीं सुना है तो कोई नई बात नहीं, आज सुन लीजिए, क्योंकि बिहार के पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की राजनीतिक महारैली के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय की एक परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके लिए परीक्षा से 2 दिन पहले 23 फरवरी को बाकायदा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि सूचित किया जाता है कि स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा 2022 की दिनांक 25/2/2023 को होने वाली परीक्षा महागठबंधन रैली आयोजित होने के कारण स्थगित की जाती है। आगे इस नोटिस में बताया गया कि परीक्षा अब 15 मार्च को होगी। अब वैसे तो बिहार में परीक्षा का रद्द होना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर कोर्सेज के सेशन लेट चल रहे हैं। कई बार तो 6-6 साल लग जाते हैं सिर्फ ग्रेजुएशन करने में। दिसंबर 2022 में तो बिहार की 5 यूनिवर्सिटीज में सेशन लेट होने के कारण पटना हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर पर जुर्माना भी लगा दिया था। बिहार में छपरा की जेपी यूनिवर्सिटी में तो सेशन 7 साल लेट चल रहा है, लेकिन नेताओं को इससे कहां फर्क पड़ता है। उनके लिए तो रैली जरूरी है और शायद विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए नेताओं को खुश रखना जरूरी है। इसलिए उन्होंने 23 फरवरी को एकदम क्लियर नोटिस जारी करके यह बता दिया कि महागठबंधन की रैली है, इसलिए परीक्षा नहीं होगी। वैसे यह भी एक विरोधाभास है कि महागठबंधन की रैली में भी परीक्षा और रिजल्ट का मुद्दा उठा। रैली शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में उर्दू टीईटी अभ्यर्थी रैली वाले मैदान में पहुंचे और आरोप लगाया कि वर्षों पहले उन्होंने परीक्षा दी थी, लेकिन कई साल होने के बाद भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया। लेकिन बिहार के नेताओं के लिए स्टूडेंट और उनकी परीक्षा नहीं, बल्कि वादे, दावे और ऐलान ज्यादा महत्व रखते हैं। इसलिए आज पूर्णिया में परीक्षा नहीं बल्कि रैली हो रही थी और लच्छेदार भाषण उसमें दिए जा रहे थे और चटपटे भाषण सुनने के लिए शौकीन लोग तालियां भी बजा रहे थे। इन भाषणों में विरोधियों पर चुन चुनकर हमले भी किए जा रहे थे। बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस समेत 7 दलों की साझा सरकार बनने के बाद राज्य में यह पहली बड़ी रैली थी। रैली के लिए पूर्णिया को चुना गया था। कुछ महीने पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में एक रैली की थी। तो महागठबंधन की इस रैली को एक तरह से अमित शाह को दिया गया राजनीतिक जवाब भी कहा जा रहा है। महागठबंधन की रैली में आरजेडी और जेडीयू के बड़े नेता शामिल हुए। नीतीश कुमार समेत सभी नेताओं ने बीजेपी पर तीखा हमला किया, लेकिन सबसे ज्यादा चुभने वाला हमला तेजस्वी यादव ने किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में लीडर नहीं है, डीलर है। ये भाजपा के लोग लीडर नहीं है। भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। अरे कोई बिहार के विकास के लिए कोई काम किए हैं? यहां आकर के क्या क्या बोल दिए थे कि हम बिहार को मदद करेंगे। आप जितना मदद करने का ऐलान किया आज तक हुआ नहीं।
लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। उनका बेटा भी ये वचन करता है, ये संकल्प लेता है कि सांप्रदायिक शक्तियों से, फिरकापरस्त शक्तियों से हम लोग लड़ने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि देश के जो इन लोगों ने सत्ता हासिल किया है उस सत्ता से बेदखल करने का काम हम लोग मिल करके, महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सातों दल मिलकर के जो है करने का काम करेंगे। आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे ये इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ओर से यह हमला एक तरफा था। अमित शाह को जवाब देने के लिए महागठबंधन की रैली पूर्णिया में थी, तो वहां से करीब 500 किलोमीटर दूर बिहार के ही वाल्मीकि नगर में अमित शाह भी हिसाब बराबर कर रहे थे। अमित शाह ने यहां भाषण की शुरुआत ये सवाल पूछकर की कि बिहार में जंगल राज से मुक्ति चाहिए कि नहीं। अमित शाह के निशाने पर खासतौर से नीतीश कुमार रहे, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि हर 3 साल में नीतीश कुमार को पीएम बनने का सपना आता है और अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। हमारा वादा था कि हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमने बनाया, मगर नीतीश बाबू भी ऐसे व्यक्ति है कि हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री का सपना आता है, हर 3 साल में। आपको भी मालूम है ना, और इसलिए पूरा जीवन जयप्रकाश नारायण से लेकर आज तक जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जिस जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यहां एनडीए की सरकार बनाई, वो जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की गोदी में बैठ गए। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। और सत्ता के कारण कांग्रेस के सोनिया गांधी के चरणों में लेटे हैं। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। और इस पर नजरिया 9 भी बता देते हैं, बिहार में शिक्षा और परीक्षा पर आज राजनीतिक रैली हावी रही। राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, रैली कहीं भी परीक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। हो सकता है कुछ दिन में यह बात आम लोग भूल जाएं, लेकिन रैली के लिए परीक्षा टालने वालों को वो छात्र माफ नहीं करेंगे जिनकी परीक्षा स्थगित हो गई। बिहार के नेताओं को छात्रों के साथ जो आचरण करना चाहिए था वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। बिहार के वो छात्र जो हमारे न्यूज़ मित्र हैं, उनसे आज हमारी ये खास अपील है कि आप शिक्षा के प्रति अपने नेताओं के एक्शन को नोट करके रखिए और इसे अपने मन में सेव भी कर लीजिए। फिर जब सही समय आए तो इनसे पूछिएगा जरूर कि राजनीतिक रैली ज्यादा जरूरी है या फिर परीक्षा। और ऐसा नहीं है कि 2024 की तैयारी सिर्फ बीजेपी या आरजेडी जेडीयू कर रही है। कांग्रेस भी इस लड़ाई को जीतने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन चल रहा है। यहां पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन सबसे स्पेशल वेलकम प्रियंका गांधी को मिला, जिनके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 किलोमीटर तक गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी। प्रियंका गांधी की गाड़ी गुलाब की पंखुड़ियों पर चलकर कांग्रेस के अधिवेशन स्थल तक पहुंची। लेकिन इस ग्रैंड वेलकम के अलावा कांग्रेस की ओर से सबसे चर्चित बयान सोनिया गांधी ने दिया। असल में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के बीच सोनिया गांधी ने अपने बयान से बड़े बड़ों को कंफ्यूज कर दिया है। ऐसी खबरें छापे जाने लगी कि सोनिया गांधी ने अपनी राजनीतिक पारी खत्म करने का संकेत दिया है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जब आप सोनिया गांधी के रायपुर वाले भाषण की गहराई में जाएंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। I had the honor of taking office as president for the first time in 1998.
Over these 25 years, our party has seen times of high achievement as well as deep disappointment. Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh Ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. तो इस बयान को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक ज्ञान की सत्ता मजबूत रहे। इस खबर को बहुत गलत तरीके से कुछ लोगों ने पेश किया था और इसे सही तरीके से आपके सामने हमने अब रख दिया है। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़बरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।